डिबेट होती है तो इट जनरेट्स मोर हीट देन लाइट, फेमस स्टेटमेंट है। चलिए आज रिजर्वेशन के इस डिबेट पर कुछ लाइट डालते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स के लिए अलाउ कर दिया है सब कैटेगराइजेशन इन SC ST कैटेगरी। अब सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है, यानी कि जो SC ST रिजर्वेशन है उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज बन जाएंगी, क्योंकि SCs में भी तो डिफरेंट कास्ट आती है ना। तो कुछ ऐसी कास्ट जो शेड्यूल कास्ट में है उनको पूरा 15% ना मिलकर मान लीजिए 1% में रखा या किसी को 2% में रखा। तो ऐसे में SCs में भी जो स्पेसिफिक कास्ट रिपीटेडली बेनिफिट ऑफ SC कैटेगरी रिजर्वेशन ले रही थी, जिसके कारण SCs में कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जो कि और ज्यादा less privileged हैं, they were not able to take the benefit of this reservation policy. In this context, it is being said as a welcome move. लेकिन इस पर और भी ज्यादा डिबेट है। यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके थ्रू अब एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है SC ST रिजर्वेशन में। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको जरा रूट से पकड़ते हैं। तो इस लेक्चर में जो जजमेंट है ये क्या है, इसका रूट क्या है, और उसके बाद SC ST रिजर्वेशन से रिलेटेड जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए जैसे 77th, 81st, 82nd, 84th, इन सब के बारे में हम समझ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पंजाब से। कारण क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ कर दिया है, राइट। तो कहानी पंजाब से शुरू होती है 1975। पंजाब सरकार ने उस समय कानून बनाया कि हम 25% रिजर्वेशन दे रहे हैं SCs को, और इस 25% रिजर्वेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी में मतलब दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और पहली कैटेगरी में रिजर्वेशन दे रहे हैं केवल दो कम्युनिटीज को। किसको? एक तो मजहबी सिख्स को और एक बाल्मीकिस को। मजहबी सिख्स एंड बाल्मीकिस को। तो यानी कि अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया 25% रिजर्वेशन को, और केवल दो कास्ट ऐसी हैं जिनको हाफ मिल गया, और सेकंड में हो गई अदर्स, यानी कि ऑल अदर्स, यानी कि जो SCs में अदर कम्युनिटीज हैं उनको हाफ, और दो के लिए पूरा का पूरा हाफ रिजर्व कर दिया। तो इस तरीके से यहां पर पंजाब में 1975 में रिजर्वेशन पॉलिसी आई, राइट। अब ये तो लगभग चलता रहा 30 सालों तक, लेकिन कुछ अलग घटा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने भी ऐसी सब कैटेगराइजेशन करने के लिए एक कमेटी बनाई। जरा उस कमेटी के बारे में भी आपको दिखा दें, इंटरेस्टिंग है। ये रहा वो कमेटी, यस। तो आंध्र प्रदेश देखिए, फिर दोबारा से हम स्टोरी पर चलेंगे। तो आंध्र प्रदेश ने कहा कि भाई हमारे यहां भी डिफरेंट SC कम्युनिटीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल कुछ SC कम्युनिटीज ही रिपीटेडली SC रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते रहें। तो ऐसे में इन्होंने ये कमेटी बना दी, जस्टिस रामाचंद्र राजू। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी और उसके बेसिस पर इन्होंने लॉ बना दिया। क्या रिकमेंडेशन दी? इन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम SC कम्युनिटी को भी हम ABCD में डिवाइड कर देते हैं, और 1%, 7%, 6%, 1% इस तरीके से हम रिजर्वेशन कैटेगराइज कर देंगे। और फिर इस ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D में हम अदर जो SC कम्युनिटीज हैं उनको लिस्ट डाउन कर देंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि SC कैटेगरी में कौन आएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 कहता है ये स्टेट नहीं बता रही है, ये तो प्रेसिडेंट बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, प्रेसिडेंट बता रहे हैं तो हमने तो अपने लॉ में लिख दिया ना कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 341 की पावर का इस्तेमाल करके जिसको SC बताया, शेड्यूल्ड कास्ट, जिन कास्ट को कैटेगरी में रखा, इस लिस्ट में रखा, हम उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे। केवल इसका बेनिफिट हमारे स्टेट की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब में कैसे मिलेगा, हम तो केवल उसमें सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो हमने लिस्ट में छेड़छाड़ थोड़ा ना करी। तो इस लॉजिक से इन्होंने अपनी पॉलिसी बना दी। सन 2004 में यहां पे EV चेन्नैया ये चले गए कोर्ट। इन्होंने कहा भाई ये तो गलत है। अब इनसे पूछा गया भाई कैसे गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा, इनके वकील ने कहा कि एक्चुअली आप SCs में ना ये सब कैटेगराइजेशन कर नहीं सकते, क्योंकि SCs जो है वो होमोजेनस कम्युनिटी है। मतलब इनका कहना था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने SC कम्युनिटी का जो दर्जा है वो इस वजह से बनाया था क्योंकि ये कम्युनिटी अनटचेबिलिटी फेस करती थी। हजारों सालों से they were actually facing this untouchability, and due to this they were, you can say, segregated from society, from economic opportunities and other. तो इस वजह से आप इसमें अंदर क्या सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ये तो अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है। तो
ये तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किया, आपने कैसे कर दिया? एक तो इन्होंने लॉजिक ये दिया। सेकंड लॉजिक देखिए क्या दिया इन्होंने, कहा कि जब आर्टिकल 341 कह रहा है कि रिजर्वेशन जो एससी कम्युनिटी को मिलेगा वो उस लिस्ट से मिलेगा जो प्रेसिडेंट के साइन से नोटिफाई हुई है, तो आपने इससे छेड़छाड़ कैसे कर दी? आपके स्टेट के पास तो ये पावर है ही नहीं। ऐसी बात यहां पर कही गई और सुप्रीम कोर्ट ने इनके लॉजिक को एक्सेप्ट किया और कहा भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इस वजह से जो सब कैटेगराइजेशन करने वाला लॉ था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो ये तो आंध्र प्रदेश का चैप्टर यहां पर क्लोज हुआ। अब इससे इंस्पिरेशन मिल गई पंजाब के केस में। पंजाब के केस में कहा गया कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि स्टेट गवर्नमेंट सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकती एससी कम्युनिटी के रिजर्वेशन में, तो भाई साहब आप कैसे कर रहे हो यहां पर? अब आप इससे कनेक्ट कीजिएगा क्यों इसको बार बार कहा जाता है कि यार ये तो कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर को यूज करने वाली बात हो गई। अब देखिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्रीम समझते हैं? क्रीम कहां होती है? क्रीम टॉप पर होती है बिलो होती है? अरे भाई सरफेस पे होती है ना क्रीम। तो एक तरीके से किसी भी कम्युनिटी में वो सेक्शन, मतलब अगर किसी ग्रुप की बात करें, फॉर एग्जांपल एससी में जितनी भी कास्ट है उनकी बात करें, तो उसमें से वो कम्युनिटीज जो ट्रेडिशन, मतलब पिछले कुछ समय में अब हमने देखा कि वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो गई हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब या फिर पॉलिटिक्स में हमने बढ़ता हुआ देखा है, जबकि तो अदर कम्युनिटीज के कंपैरिजन में, तो ऐसे में उनको क्रीमी लेयर कहा जा सकता है। इन जनरल क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक रखा गया है, यानी कि जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो गई हूँ। इकोनॉमिकली एम्पावर्ड कैसे पता लगेगा? तो वो दो ही क्राइटेरिया यहाँ पर होते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब क्लास ए क्लास बी, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो इनकम। तो जो मैं पॉलिटिक्स वर्ड यूज किया वो केवल इस रेफरेंस में यूज किया कि इकोनॉमिकली अगर एम्पावर्ड है, तो मतलब गवर्नमेंट और इकोनॉमिकली, यही दो क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कभी भी एससी एसटी के लिए नहीं डिफाइन किया गया था, ये केवल ओबीसी के लिए डिफाइन किया गया था। आऊंगा मैं उस वाली कहानी पर भी, लेकिन अभी ये समझिए कि यहां पर सब कैटेगराइजेशन से एससी एसटी में क्रीमी लेयर आने का क्या डर है। मान लीजिए देयर आर सर्टेन कास्ट विद इन एससीज, दे आर रिपीटेडली गेटिंग बेनिफिट, एंड जनरली हम देखते हैं कि टॉप गवर्नमेंट जॉब में इस पर्टिकुलर एससी कम्युनिटी के ज्यादा लोग दिखते हैं। तो मान लीजिए अब स्टेट गवर्नमेंट सब कैटेगराइजेशन में कह दे कि भाई टोटल रिजर्वेशन में आपको केवल 1% सीट पर रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसे में एससी रिजर्वेशन जो पूरे 15 सीट पर दे कुड फाइट अर्लियर, तो वो तो केवल 1% पे रह जाएगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी के केस में तो ये कहता है कि भाई 8 लाख से ऊपर आपकी इनकम, ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज में पेरेंट्स, तो इस वजह से आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहां पर अगर सब कैटेगराइजेशन करके लिमिट ही कर दिया कि भाई 15 नहीं मात्र 1%, तो एक तरीके से क्रीमी लेयर का इंक्लूजन ही हुआ वो, राइट? ये डर बताया जा रहा है। खैर, अब 2006 में यहां पर क्या हुआ, हाईकोर्ट जो है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, उसने कहा भाई बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात कह दी तो हम तो हाई कोर्ट हैं, हमें तो सुप्रीम कोर्ट के जो तय मापदंड है, मींस वॉट एवर दे हैव सेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है, तो इनका जजमेंट एक तरीके से लॉ है अदर हाई कोर्ट के लिए। तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही। तो पंजाब जो अपने आराम से चला रहा था, इसको कह दिया भाई ये वैलिड नहीं होगा, क्रॉस कर दिया। जनाब आप कैसे चला रहे हो इसको, जब वहां पर बंद कर दिया 2004 में, 2006 में यहां पर केस आया, तो पंजाब की सरकार ने कहा ये तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी, पॉलिटिकली भी इशू बन जाएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट मानी नहीं, गवर्नमेंट ने अलग से लॉ ला दिया। मतलब 2006 में ही 3 महीने में ही वो नया कानून ले आए, और उस कानून से उन्होंने कह दिया कि जैसे रिजर्वेशन कैटेगराइजेशन हमने करा हुआ था वैसे ही चलेगा। अब आप में से कुछ लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि सर जब हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं चलेगा, उधर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के केस में मना करके एक स्टैंडर्ड तय कर दिया, फिर पंजाब हाईकोर्ट ने कैसे कर दिया? पंजाब हाईकोर्ट ने कहा कि देखो आपने वो लॉ ही तो नल एंड वॉइड किया है, हमारी लॉ बनाने की पावर थोड़ना बंद कर दी आपने। हम अपनी लॉ बनाने की पावर का इस्तेमाल करेंगे और लॉ बनाएंगे, अगर आपको गलत इसको बताना है तो दोबारा केस चलेगा और इतने कुछ साल गुजर जाएंगे। तो जो सरकार लाई है वो सरकार तो पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएगी ना भाई। उस सरकार ने कहा ये लॉजिक गलत है आपका, हम तो करेंगे, आपके हाथ में जो है आप वो करो, हमारे हाथ में जो है हम वो करेंगे। खैर इन्होंने लॉ बना दिया। सन 2010 में ये मामला हाई कोर्ट में फाइनल जजमेंट के लिए आया। इन्होंने हाई कोर्ट ने कहा तुम सुधरोगे नहीं, पहले हम तुम्हें मना कर सकते हैं, ये अलाउ नहीं है, लो फिर क्रॉस कर दिया। लेकिन इस बीच ये गैप जो था, इस गैप में तो ये लॉ एप्लीकेबल हो गया था, राइट? खैर अब 2010 में जब ये मना कर दिया, अब गवर्नमेंट ने कहा यार हाई कोर्ट हम भी नहीं मानेंगे, अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट चली गई
सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट देयर ओन हाई कोर्ट जजमेंट। फाइनली 2014 में ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में था ही, 2010 से 2014 में फाइनली एक जजमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि यार बात सही है। अब बात किसकी सही है, हाई कोर्ट की या पंजाब गवर्नमेंट की? पंजाब गवर्नमेंट की बात सही है। तो वहां पर उस समय जो जस्टिस अरुण मिश्रा थे उन्होंने कहा बात मुझे सही लग रही है कि जो ईवी चिनैया केस में जो कह दिया गया था कि एससी कम्युनिटी तो एक होमोजेनस ग्रुप है, अब इसमें सब कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता, इसका लॉजिक शायद गलत भी हो सकता है, इट नीड्स टू बी रिव्यूड। उन्होंने कहा इट नीड्स टू बी रिव्यूड, अपने आप जजमेंट नहीं दिया। अब आप कहोगे भाई उन्होंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो 2014 में जो बेंच इस फैसले को सुन रही थी वो 5 जज बेंच थी, जो यहां पर थी वो भी 5 जज बेंच थी। अब अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपको ओवररूल करना हो तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से इंटरप्रिटेशन था, तो ऐसे में आपको इससे बड़ी बेंच के पास ये फैसला भेजना पड़ता है। तो यहां पर 5 जज बेंच थी, तो यहां पर फिर कौन सुनवाई करेगा? 7 जज बेंच। तो फाइनली 2020 में 7 जज बेंच बनी, जिसका फैसला फाइनली 1 अगस्त को आया है। इस 1 अगस्त वाले फैसले ने जो पंजाब गवर्नमेंट का लॉजिक था वो मान लिया है। तो इस वजह से अब तमिलनाडु में भी ऐसा ही एक लॉ था तो वो भी अलाउ कर दिया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट अलग से, मतलब आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट भी अलग से नोटिफिकेशन निकाल सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब से इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अलग से सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं SC ST रिजर्वेशन की। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर ये कहानी समझ में आ गई हो तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर। फिर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, लीगल आर्ग्यूमेंट्स क्या थे कोर्ट में। जरा इनके आर्ग्यूमेंट्स तो देख लें क्या चल रहा था कोर्ट में। ये देखिए, ये थे पंजाब के एडवोकेट जनरल, यानी कि टॉप मोस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। जैसे कि सेंटर के लेवल पर अटॉर्नी जनरल होता है, ऐसी स्टेट के लेवल पर एडवोकेट जनरल होता है। तो इनका देखिए क्या कहना है। इनका कहना है कि भाई जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है आर्टिकल 341 के हिसाब से, मैंने बताया ना 341 के हिसाब से प्रेसिडेंट जारी करते हैं SCs की लिस्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उसको थोड़ा ना टेम्पर कर रहे हैं, हम तो केवल उसी लिस्ट के हिसाब से सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। तो SC कैटेगरी कौन है वो ठीक है भाई, वो डिसाइड कर रहे हैं, हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे। प्लस यहाँ पर इन्हीं के एक जूनियर हैं, आगे इनका है ERS, ये रहे एडवोकेट शादान फरसाद। इन्होंने एक और लॉजिक दिया। इन्होंने कहा कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये 342A ऐड किया गया था, और इसमें जो लाइन लिखी हुई है वो लाइन देखिए, एम्पावर स्टेट एंड यूटीज मेंटेन लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। तो उन्होंने कहा अरे 342A में तो ये भी लिख दिया कि स्टेट और यूटी अपनी लिस्ट जो बना सकती है वो आपकी सेंटर की लिस्ट से अलग हो सकती है। तो उन्होंने कहा दोनों लॉजिक हमारे पास आ रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग लॉजिक है, अच्छा लॉजिक दिया इन्होंने कहा कि आर्टिकल 16 पढ़िए। व्हाट इज आर्टिकल 16? याद है आपको, जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम आर्टिकल 14 से 18 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? इसमें बीच में आता है आर्टिकल 16, इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नौकरियों में इक्वालिटी। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 16 में वर्ड लिखा एडिक्वेटली, नॉट इक्वली। तो यानी कि अगर आर्टिकल 16 का ये इंटरप्रिटेशन करें कि भाई इसी के थ्रू SC ST को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिल रहा है, राइट, ऐसे आर्टिकल 15 के थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन है। तो उन्होंने कहा कि यार एडिक्वेटली वर्ड लिखा है, देखिए फ्रेज यूज्ड एडिक्वेटली। एडिक्वेटली का मतलब इक्वली थोड़ी ना है। तो अगर एडिक्वेटली हम डिसाइड कर लें कि इनको 1% मिलेगा, 25% में ये सारी की सारी ऐसी कम्युनिटी आएंगी, मतलब फॉर एग्जांपल 25 का आधा मान लीजिए, ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए पहले 25% होता था, अब जैसे रिजर्वेशन के हिसाब से 15, 7, 27 ये कैटेगराइजेशन हो गया। तो अगर 15 का माने तो भाई हमने कह दिया कि 5% में ये आएंगे, बाकी 10% में ये आएंगे। तो अब ये तो एडिक्वेट डिसाइड करना तो मतलब किया जा सकता है, इट्स नॉट लाइक कि सबको इक्वल मिलेगा। तो इट इज नॉट अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी एज इट वाज सेड इन केस ऑफ ईवी चिनैया केस। तो ये इन्होंने लॉजिक दिया। भाई बात लॉजिक ये देखिए, संजय हेगड़े ये वो वाला लॉजिक दे रहे हैं जो ईवी चिनैया केस में था कि यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी अनटचेबिलिटी के बेसिस पर बनी SC में कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं किया था, तो ये होमोजेनस है, इसमें सब कैटेगराइजेशन मत करो। अब ये देखिए जो अब जजमेंट आया है हमारा लेटेस्ट, उसमें क्या लॉजिक दिया है। अब इस जो हमारी 7 जज बेंच थी, बेंच मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, तो उनमें से CJI चंचूड़ जी ने कहा कि यार SCs में भी हेटेरोजेनस कम्युनिटी है। तो ईवी चिनैया केस ने जो होमोजेनस कहा था, होमोजेनस मतलब एक से ही है सभी SCs, वो बात गलत थी।
क्योंकि अगर आप एससी कम्युनिटी को समझो तो वहां पर आपको ऑक्यूपेशन के हिसाब से अलग अलग कास्ट बनते हुए दिखती हैं। जैसे कॉबलर की अलग कास्ट है, जुलाहे मतलब मोची, जुलाहा, बटवाल्स, तो अलग अलग कास्ट हैं, तो ऑक्यूपेशन अलग अलग है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि केवल होमोजेनस है? तो होमोजेनस नहीं, हेट्रोजेनस है। अगर हेट्रोजेनस है तो यानी कि हो सकता है कि जो पिछले कुछ सालों में अगर हम इमरजेंस देखें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब, तो डिफर हो सकता है। तो ऐसे में ये कह देना सब कैटेगराइजेशन हो ही नहीं सकता, भाई ये तो गलत बात है, राइट। तो इन्होंने यही बात कही। दूसरी उन्होंने बात कही, ये बात भी पक्की है कि देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज विद इन एससीज व्हिच आर रिपीटेडली टेकिंग बेनिफिट, राइट। जैसे कि अगर 15% रिजर्वेशन है एससी का, तो अगर किसी के पापा मम्मी दोनों आईएएस ऑफिसर हैं तब भी एससी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, है कि नहीं। चीफ सेक्रेटरी भी है तो भी मिलेगा, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो भी मिलेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी मिलेगा और आपकी गवर्नमेंट जॉब में भी मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये बात तो फैक्टर है, क्योंकि इस वजह से हो क्या रहा है। मुद्दा ये है कि वो ये कह रहे हैं, हटाने की बात नहीं कर रहे, इस बात को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एफिडेविट आया है उन्होंने क्लियर इस बात को कर दिया है कि एससी एसटी रिजर्वेशन को हटाने की बिल्कुल बात नहीं है, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन कुछ जो एससी कम्युनिटीज हैं जिनको रिपीटेडली बेनिफिट मिल रहा है, तो ऐसे में जिसकी वजह से जो अदर एससी कम्युनिटीज हैं उनको मिल ही नहीं पा रहा है, तो कम से कम इसका सोल्यूशन तो कुछ सब कैटेगराइजेशन से हो सकता है। और यहीं पर फिर डिबेट आती है क्रीमी लेयर की। तो क्रीमी लेयर का तो मैंने आपको बताया, क्रीम मतलब अगर पूरी कम्युनिटी की बात करें जो सबसे आगे आ गए हैं, इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज जनरली कंसिडर्ड व्हेन इट कम्स टू क्रीमी लेयर। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग डिबेट आती है, इंदिरा साहनी केस 1992। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है? ओबीसी रिजर्वेशन की डिबेट हम सुनते हैं मंडल कमीशन से। मंडल कमीशन बनी थी, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई ओबीसी, उन्होंने कहा कि 52%, 52% पॉपुलेशन हमारे देश में ऐसी है जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, इनको भी रिजर्वेशन बेनिफिट मिलना चाहिए। ना तो ये एससी में आती है ना एसटी में आती है। कहा जब 52% है कम से कम 27% तो मिलना चाहिए। तो उस समय वीपी सिंह जी की जो सरकार आई थी, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसके खिलाफ केस आया था यहां पर, इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी केस ने कहा कि 27% रिजर्वेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा लेकिन क्रीमी लेयर यूज होनी चाहिए ओबीसीज में। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो बताया आपको, ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज एंड देन 8 लाख पर एनम, राइट। वो गवर्नमेंट चाहे तो उसको बढ़ा भी सकती है, लेकिन पॉइंट इज इकोनॉमिक वेलबींग इज अ क्राइटेरिया टू डिसाइड कि ठीक है भाई आप तो क्रीमी लेयर है, आपको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, भले ही आप उस कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो ओबीसी में आता है। साथ में इन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा टोटल रिजर्वेशन नहीं होगा, तो जैसे 27, 15, 7 इससे आगे नहीं होगा। तो ये इन्होंने कहा था। अब इसके बाद देखिए 77th रिजर्वेशन, 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। इसने 16 जो आर्टिकल है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात कर रहा है, उसी में रिजर्वेशन की बात भी हो रही है, तो उसमें इन्होंने 4A ऐड कर दिया। 4A का मतलब है, कह दिया कि भाई साहब एससी एसटी के केस में रिजर्वेशन प्रमोशन में मिल सकता है। तो ये बात इन्होंने यहां पर क्लियर कर दी, 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। क्या रिजर्वेशन इन प्रमोशन ओबीसी के लिए? नहीं, यहां पर किसकी बात की गई? केवल एससी एसटी के लिए। फिर इसके बाद ये 4B, ये बात कर रहा है कैरी फॉरवर्ड रूल की। अब कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, मैं छोटा सा एक एग्जांपल देकर आपको यहां पर समझाता हूं। मान लीजिए टोटल 100 सीट के लिए एग्जाम हुआ, ठीक, और इसमें जो टोटल रिजर्व सीट्स थी मान लीजिए 50 थी, ठीक। अब जो 50 रिजर्व सीट थी, इसमें से 20 सीट रह गई खाली, 20 सीट रह गई वैकेंट, ठीक। ये इस साल की बात थी। अब आता है नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसीज आई, मान लीजिए 100 तो वैकेंसीज दोबारा आ गई, लेकिन जो 20 थी रिजर्व कैटेगरी की, एससी एसटी ओबीसी, मान लीजिए यहां पर एससी एसटी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 20 सीट वैकेंट रह गई, तो क्या इन 20 सीट को मर्ज कर दिया जाएगा? अगर मर्ज कर दिया जाए तो भाई साहब क्या हो गया, 20 वैकेंट थी तो टोटल कितनी हो गई, 120। 120 के हिसाब से अगर 50% रिजर्वेशन देंगे तो क्या हो गया, 60 सीट रिजर्व हो गई, है ना। तो कन्वेंशनली ऐसे चलता, लेकिन 16(4)B ने कह दिया भाई साहब ये नहीं चलेगा, इसमें गड़बड़ है। यहां तो जो रिजर्व कैटेगरी है उसका हक मारा जा रहा है। कैसे? उन्होंने कहा जो 20 सीट वैकेंट रह गई थी, नेक्स्ट ईयर दिस इज गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब एज इट इज आप इसको नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर लो, और जब ये कंटिन्यू करो तो अब इंदिरा साहनी केस की टेंशन मत लेना। आप कहोगे क्यों? क्योंकि इंदिरा साहनी केस ने कहा था कि भाई देखो अगर 120 सीट है तो 50% ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं 20 सीट को कैरी फॉरवर्ड कर दूं तो देखिए काम कैसे होगा।
ये देखिए 100 में से 50 सीट रिजर्व हो गई, राइट, प्लस 20 कौन सी, जो लास्ट ईयर की वैकेंट थी, ये हो गई कैरी फॉरवर्ड रूल वाली, है कि नहीं। तो मुझे बताइए टोटल रिजर्व सीट कितनी हो गई भाई, टोटल रिजर्व सीट कितनी हो गई, 70 हो गई ना। तो यहां 70 सीट रिजर्व हुई, यहां पर केवल 60 सीट रिजर्व थी। तो 4B जो है वो कह रहा है ये वाला रूल चलेगा, यानी कि आर्टिकल 16 4B वो कह रहा है ये वाला रूल चलेगा। तो अब इसमें चाहे इंदिरा साहनी केस कहे कि देखो यार ये तो 100 सीट थी, 120 120 थी, 120 में से आपने 70 रिजर्वेशन कैसे दे दिया, तो आर्टिकल 16 4B कह रहा है देखो 50% को हमने वैसे ब्रीच नहीं किया, ये तो पिछले साल वाला जो 20 सीट थी उनको कैरी फॉरवर्ड किया है, मर्ज नहीं किया सेंट्रल पूल में, जिससे कि रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट कंटिन्यू मिल सके, राइट। तो ये था आपका 16 4B। अब देखिए एक और बात, ये आ गया 82nd अमेंडमेंट। इसने क्या करा, 335 आर्टिकल में एक और बात कही कि देखो जब प्रमोशन की बात होगी तो यहां पर एफिशिएंसी को भी देख लिया जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेकिंग अपॉइंटमेंट। वैसे ये बात क्लियर है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है उसको रिलैक्स कर सकती है फॉर बेनिफिट ऑफ दिस कम्युनिटी, जिसको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, SC ST कम्युनिटी। अब इन सारे मामलों को एक अलग से 2 केस केवल ध्यान रखने हैं, नागराज केस, जर्नैल सिंह केस, और बहुत ही आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बस उसको ध्यान रख लेना, बस एक वर्ड और समझ लो, ठीक है। सबसे पहले आपने समझा रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है 16 4A के हिसाब से, है ना। फिर समझा 16 4B के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड रूल, है ना। फिर वो क्राइटेरिया बताया कि ठीक है भाई एफिशिएंसी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब देखिए 85th क्या कह रहा है, 85th एक्चुअली स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई साहब जब वो 4A ऐड कर यूज कर रहे हो ना आप रिजर्वेशन प्रमोशन, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का प्रिंसिपल यूज होगा। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इसका मतलब क्या है, आप ऐसा समझ लीजिए, मैं यहां पर समझा देता हूं, चलिए ये रहा। तो ये मान लीजिए एक ही कैटेगरी के, मतलब क्लास 2 के सारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में। अब क्लास 2 में ऐसा भी हो सकता है ना कि एक ही क्लास में हैं आप, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ जो हैं वो उस क्लास में कुछ 2 साल ज्यादा टाइम से हैं, ऐसा हो सकता है ना कि भाई उनको ज्यादा अनुभव है, राइट, लेकिन आप सेम रैंक में, लेकिन सेम रैंक में दूसरे के पास ज्यादा अनुभव है। तो सिंपल सी बात यहां पर यह कहती है कि अगर ऊपर रिजर्वेशन की बात की जाए तो अगर सीट रिजर्व है मान लीजिए किसी SC कम्युनिटी के स्टूडेंट के लिए, SC कम्युनिटी के एम्प्लॉय के लिए यहां पर, तो वो रिजर्वेशन उसका पहले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन है और सीट SC के लिए रिजर्व है तो प्रमोशन किसका होगा भाई, SC वाले का होगा, जब भाई SC के लिए रिजर्व है प्रमोशन में, है कि नहीं। अब मान लीजिए इसके 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर मान लीजिए इनका प्रमोशन होता है जो जनरल कैटेगरी से थे या फिर OBC कैटेगरी से थे, क्योंकि रिजर्वेशन प्रमोशन इज फॉर SC एंड ST ओनली। तो मान लीजिए इनका आगे हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। तो मुद्दा ये है कि अब ये ऊपर जाकर सेम कैटेगरी पर पहुंच गए हैं, तो क्या अब ये वाला जो कैंडिडेट था, यानी कि जो SC ST से था जिसका प्रमोशन 2 साल पहले हो गया था, तो क्या ये सीनियर माना जाएगा इनका या फिर सेम माना जाएगा? तो आंसर इज सीनियर माना जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी कहती है कि भाई ड्यू टू दिस कॉन्सिक्वेंस दैट ऑन हायर लेवल, फॉर एग्जांपल क्लास 1 पे अगर एक सीट खाली थी, वो SC रिजर्व सीट थी फॉर प्रमोशन, तो आपने इनका प्रमोशन कर दिया। तो ऐसे में क्योंकि इनका प्रमोशन SC कम्युनिटी के कैंडिडेट का प्रमोशन 2 साल पहले हो गया था, तो ऐसे में इनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी ड्यू टू दिस कॉन्सिक्वेंस। दिमाग में रहेगी बात। अब नागराज केस में आते हैं। नागराज केस ने कहा कि सरकार तुम ये क्या कर रहे हो भाई, तुम रिजर्वेशन प्रमोशन बता रहे हो और फिर उसमें कह रहे हो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी रहेगी। जरा हम तुम्हारे इस पूरे 4 जो जजमेंट थे तुम्हारे, 4 जो अमेंडमेंट थे तुम्हारे, जरा इसको रिव्यू कर लें। नागराज केस ने कहा कि जब भी तुम ऐसा करोगे 3 चीजों का ध्यान रखोगे। जैसे ही नागराज केस ने यह कहा, भाई साहब गवर्नमेंट हिल गई। गवर्नमेंट ने कहा ये क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट आपने, ये तो वो वाली बात कर दी आपने कि हमने 16 4A ऐड किया, रिजर्वेशन प्रमोशन 4B ऐड किया, कैरी फॉरवर्ड रूल, और आपने हमारे सारे काम पर पानी फेर दिया। मतलब इन्होंने कहा कि देखो जब भी तुम रिजर्वेशन इन प्रमोशन दोगे तो ऐसे में बैकवर्डनेस को प्रूव करो। अब गवर्नमेंट वाज लाइक ये क्या बात हुई भाई, जब SC ST कम्युनिटी के प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो SC ST कम्युनिटी तो खुद बैकवर्ड है, तो बैकवर्डनेस कैसे प्रूव करें ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको आप रिजर्वेशन प्रमोशन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने एंट्री लेवल पर रिजर्वेशन दे दिया था। तो प्रमोशन पर रिजर्वेशन देने का कारण क्या है? क्या बैकवर्डनेस है? मतलब
बैकवर्डनेस रिलेटिव आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। अब इसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी नहीं दी, इस वजह से गवर्नमेंट परेशान हुई कि भाई कैसे ऐसे होगा। दूसरा बात देखिए, इन्होंने कहा ये भी बताओ कि इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, और उसका डेटा दो, क्वांटिफाइबल डेटा दो कि इनका रिप्रेजेंटेशन जो है इनएडिक्वेट है, इस वजह से रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना जरूरी है, तो डेटा दो। अब भाई साहब ये डेटा किस हिसाब से दिया जाएगा। तीसरा इन्होंने कहा कि ये भी प्रूफ करो, अब केवल लिखने से काम नहीं चलेगा कि आर्टिकल 335 में हमने लिख दिया था कि भाई रिजर्वेशन प्रमोशन देते समय एफिशिएंसी देखी जाएगी। उन्होंने कहा प्रूफ करो कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन की वो इंपैक्ट नहीं होगी। मतलब जैसे कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी आपने दी, तो मान लीजिए सेम कैटेगरी में 2 पर्सन थे और जो पर्सन ए था उसको ज्यादा एक्सपीरियंस था इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, लेकिन इस ए का नहीं हुआ जो जनरल से था या ओबीसी से था, लेकिन बी का हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन प्रमोशन। तो जिसको ज्यादा अनुभव था इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आने का, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उसको नहीं हुआ, इसका हो गया दूसरे वाले कैंडिडेट का। तो कहीं ऐसा तो नहीं है इससे ओवरऑल एफिशिएंसी पर इंपैक्ट पड़ रहा है? ये बात आप प्रूफ करो कि भाई एफिशिएंसी पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चीज ठीक रहेगी, राइट, जिससे मेरिट का जो प्रिंसिपल है वो इंटैक्ट रहे। ये नागराज केस ने 3 पॉइंट दे दिए। तो बी से बैकवर्डनेस, डी से डेटा देना पड़ेगा, एफिशिएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा ये तो गलत है, हम इसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए जर्नैल सिंह केस में, ये तो आपको बता दिया केवल प्रमोशन के केस में यूज कर रहे हैं हम ये क्राइटेरिया, ठीक है ना। जर्नैल सिंह केस ने कहा कि मोर ओवर आई एम एग्रीइंग with the principles which are given by Nagaraj case with respect to data, certain relaxations can be given, but yes, जो administrative efficiency है वो impact नहीं होनी चाहिए। और बैकवर्डनेस के लिए उस समय पर यूपीए की गवर्नमेंट होती थी तो उसने अलग से बिल भी लाया था कि अलग से मेंशन कर देंगे कि भाई जब भी SC/ST कम्युनिटी के लिए प्रमोशन दिया जाएगा तो उसको बैकवर्ड माना ही जाएगा। खैर, तो ये बात प्रूव कर दी कि भाई ये एंट्री लेवल की नहीं, हम प्रमोशन की बात कर रहे थे, राइट। अब कुछ आर्गुमेंट्स पर बात करते हैं कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे ओबीसी में है ऐसे में SC/ST में क्यों नहीं आ सकता। देखिए, ओबीसी के केस में प्राइमरी रीजन माना गया वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, प्राइमरी रीजन। लेकिन अगर हम SC कम्युनिटी की बात करें तो वहां पर हजारों सालों तक जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ कहा गया वो है, यानी कि ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है रिजर्वेशन, ये बहुत समझना जरूरी है। ओबीसी का जो क्राइटेरिया उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखने की वजह से उनको रिजर्वेशन से हटा दिया जाता है, लेकिन इस केस में पॉवर्टी एलिवेशन नहीं है। जैसे SC कम्युनिटी में वैसा ही पिक्चर देखी जाती है जैसे कि यूएस में ब्लैक्स के साथ होता है। आप कहेंगे मतलब, यहां पर देयर आर सम स्कॉलर्स हु से कि इन केस ऑफ इंडिया इवन इफ यू आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड एंड बिलोंग्स टू SC कम्युनिटी यू मे स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस। उसका क्या होगा भाई? इनका कहना है कि रिजर्वेशन बेनिफिट केवल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं, इस मानसिकता को बदलने के लिए था। और वो मानसिकता कैसे बदलेगी? कहा जब हायर एक्लियंस ऑफ पावर में आपको SC/ST कम्युनिटी से भी लोग मिलेंगे तो ऐसे में सोसाइटी का बेटर एसिमिलेशन हो पाएगा, ये एक लॉजिक दिया। हालांकि एक काउंटर लॉजिक भी है कि शायद रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो एसिमिलेशन को यानी कि आपस में घुलने मिलने को रोकती है, लेकिन जो इनका कहना है वो कहना है कि भाई साहब वैसे भी अगर रिजर्वेशन नहीं है तो उससे तो और ज़्यादा जो सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं जो बांटते हैं सोसाइटी को वो इंटैक्ट ही रहेंगे। लेकिन अगर टॉप पोजीशंस में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में अगर SC/ST कम्युनिटी है तो ऐसे में क्योंकि साथ मिलकर चलना है, बॉस उस कम्युनिटी से है, तो ऐसे में एसिमिलेशन ईजी हो जाएगा। जो मिथ्स हैं, जो मिथ जो हैं वो अपने आप में बैरियर्स हैं, वो बैरियर तोड़ना आसान हो जाएगा, ये बात कही गई। तो ओबीसी का रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर एक अलग लॉजिक है और यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल अलग है, राइट। जैसे यूएस में आपको बताया तो यूएस के केस में ये कहा जाता है कि जो रिच ब्लैक्स होते हैं कई बार वो ज़्यादा एनिमोसिटी यानी कि हेट्रेड झेलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं ऑफ द वाइट कम्युनिटी ऑफ यूएस से। जैसे कि टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी वो जो टैग है, वो जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं अभी भी। दूसरा एक और लॉजिक है जैसे कि विमेन रिजर्वेशन। अब विमेन को जो रिजर्वेशन दिया तो उसमें 1/3 रिजर्वेशन, अभी आपको पता है पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में तो है ही, प्लस आपकी लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आने के लिए 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से प्रोविजन लाया गया है ना। तो नेक्स्ट सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पर आएगा। तो क्या वहां पर विमेन को रिजर्वेशन जब मिलेगा तो क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे कुछ विमेन को अलग कर दिया जाएगा? नहीं ना।
वहां पर भी आप देखेंगे जो रिच क्लास हैं, पावरफुल फैमिलीज के विमेन हैं, यू आर गोइंग टू सी देम इन पार्लियामेंट एज वेल स्टेट लेजिस्लेचर। अब ज्यादा संख्या में देखेंगे, ज्यादा नंबर्स में देखेंगे। तो उस रिजर्वेशन में इकोनॉमिक रिजर्वेशन क्यों नहीं लगाया भाई? मतलब उसमें फिर ये क्राइटेरिया क्यों नहीं रखा कि अगर इस विमेन की फैमिली इतनी वेल ऑफ है तो इस विमेन को हम रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देंगे? फिर वहां भी ये लॉजिक लाते। बात समझ में आ रही है? वहां पर भी कुछ ऐसा सब कैटेगराइजेशन ले आते, राइट? तो रिकमेंडेशन क्या हो सकती है? रिकमेंडेशन ये हो सकती है कि भाई अल्टीमेटली लिबरेशन फ्रॉम दीज सोशल डिविजन्स शुड बी द गोल। जैसे कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर का कहना था कि इंडिया शुड कंसीडर इटसेल्फ एज अ नेशन इन मेकिंग, क्योंकि नेशन का मतलब होता है जब हमारी सोसाइटी के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम। फ्रीडम, वी शुड नॉट इम्पीड फ्रीडम ऑफ अदर्स जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू और दे वर बॉर्न इन डिफरेंट फैमिलीज, अदर फैमिलीज, और आपने उनको एक टैग दे रखा है। जब तक सोसाइटी में लिबर्टी नहीं आएगी, नॉट यू कैन से इंपीडिंग ग्रोथ ऑफ अदर्स, इक्वालिटी नहीं आएगी, फेडर्निटी नहीं आएगी, तब तक हम अपने नेशनल मतलब एज अ नेशनल आइडेंटिटी की ट्रू पावर को नहीं देख पाएंगे। दैट वाज हिज आइडिया। तो कंक्लूजन क्या है कि सरकार जो है टाइम टाइम पर रिव्यू करे अबाउट द रिजर्वेशन पॉलिसी एंड हु इज गेटिंग बेनिफिट एंड हु इज नॉट, जिससे कि प्रोएक्टिव यूज ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी एंड रिव्यू टाइम टू टाइम हो सके।